नमस्कार दोस्तों, थिंक आइस में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम मध्यकालीन भारत, उसकी राजनीति, समाज और संस्कृति पर चर्चा कर रहे हैं। आज हम विजयनगर और बहमनी काल तथा पुर्तगालियों के आगमन पर चर्चा करेंगे। हम भाग 4 पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हम पुर्तगालियों के आगमन पर चर्चा करेंगे। 1498 में वास्को दी गामा 2 जहाज़ लेकर कालीकट में उतरा। उनके चालक गुजराती थे, जिन्होंने अफ्रीकी तट से कालीकट यानी कोझिकोडे तक इन जहाज़ों को रास्ता दिखाया था। इसे प्राय एक चरण का आरंभ माना गया है, जब समुद्र का रास्ता और नियंत्रण यूरोप वालों के हाथों में चला गया। भारतीय व्यापार और व्यापारियों को धक्का लगा और अंततः यूरोप वाले भारत और अधिकांश पड़ोसी देशों पर अपना उपनिवेशी शासन और प्रभुत्व स्थापित करने में सफल रहे। लेकिन इस तस्वीर के सही होने के बारे में पश्चिमी और भारतीय विद्वान दोनों ने गहरी शंका व्यक्त की है, खासतौर से द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत और इस भूभाग के देशों पर यूरोपीय राजनीतिक शासन की समाप्ति के बाद यह शंका जोरदार रूप से जाहिर की जा रही है। भारतीय समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीति पर पुर्तगालियों के प्रभाव का आकलन करने से पहले हम उन कारणों की छानबीन करेंगे जो पुर्तगालियों को भारत ले आए। मोटे तौर पर कहें तो पुर्तगाली ऐसे समय में भारत आए जब यूरोप में दलदलों की सुखाई और जंगलों की कटाई, सुधरे हुए हल का प्रचलन और एक अधिक वैज्ञानिक फसल चक्र के कारण मवेशी की संख्या और मांस की आपूर्ति बढ़ रही थी और यूरोपीय अर्थव्यवस्था तेजी से सुधर रही थी। अर्थव्यवस्था भी यह मजबूती नगरों के उदय तथा आंतरिक और वाह व्यापार दोनों की वृद्धि में प्रतिबिंबित हो रही थी। रोमन काल से ही पूर्वी वस्तुओं की भारी मांग चली आ रही थी। इनमें चीन का रेशम तथा भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के मसाले और जड़ी बूटियां शामिल थे। आर्थिक पुनरुत्थान के साथ इन सब चीज़ों की मांग बढ़ी, खासकर काली मिर्च और मसालों की, जिनकी आवश्यकता मांस को स्वादिष्ट बनाने के लिए पड़ती थी। चारे की कमी के कारण जाड़ों में अनेक मवेशी मार दिए जाते थे और उनके मांस को नमक लगाकर रख दिया जाता था। भारत व दक्षिण पूर्व एशिया से काली मिर्च स्थल मार्ग और अंशतः समुद्र मार्ग से लीवेंट, मिस्र और काला सागर के बंदरगाहों तक लाई जाती थी। लीवेंट पूर्वी भूमध्य सागर के टापू और तटवर्ती प्रदेश सीरिया, लेबनान आदि को कहते थे। 15वीं सदी के आरंभिक भाग में उस्मानी तुर्कों की सत्ता के उदय के बाद ये सभी क्षेत्र तुर्कों के नियंत्रण में आ गए। उन्होंने 1453 में कुस्तुनतुनिया पर और बाद में सीरिया और मिस्र पर भी अधिकार कर लिया। तुर्क व्यापार के विरोधी नहीं थे, पर काली मिर्च पर उनका लगभग एकाधिकार लाजमी तौर पर यूरोप वालों के हित के खिलाफ पड़ता था। यूरोप वालों को पूर्वी यूरोप में तुर्क शक्ति के प्रसार ने चौकन्ना कर दिया तथा तुर्क नौसेना के विकास ने भी, जिसने पूर्वी भूमध्य सागर को तुर्कों की झील बनाकर रख दिया था। वेनिस और जेनोआ, जो पूर्वी वस्तुओं के व्यापार में सबसे आगे थे, इतने छोटे थे कि तुर्कों के आगे ठहर नहीं सकते थे। खासकर वेनिस ने तो जल्द ही तुर्कों से समझौता कर लिया। इसलिए तुर्क खतरे के खिलाफ जंग का परचम भूमध्य सागर के पश्चिमी भाग की शक्तियों अर्थात स्पेन और पुर्तगाल ने बुलंद किया। उनकी सहायता उत्तरी यूरोप वालों ने जन और धन दोनों देकर की तथा जेनोआ वालों ने, जो वेनिस के प्रतियोगी थे, जहाज और तकनीकी ज्ञान देकर। भारत के लिए एक सीधे समुद्री मार्ग की खोज अकेले पुर्तगालियों ने नहीं की, बल्कि इन सभी लोगों ने शुरू की। इस तरह समुद्री मार्गी खोजों का एक नया दौर शुरू हुआ। इनमें जेनोआ वासी क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा अमेरिका की खोज भी शामिल है। यह बल्कि पुनर्खोज थी, क्योंकि उससे पहले उत्तर से नार्स यानी नॉर्वे वासी वहां पहुंच चुके थे और बेरिंग जलडमरू मध्य पार करके रेड इंडियन भी। पुर्तगाली शासक डोम हेनरी, जिसे आमतौर पर नाविक हेनरी कहा जाता है, के काम को इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। 1418 के बाद डोम हेनरी अफ्रीका के पश्चिमी तट की खोज के लिए हर साल 2 या 3 जहाज भेजा करता था और भारत के समुद्री मार्ग की तलाश के लिए भी। उसके 2 उद्देश्य थे। पहला, समृद्ध पूर्वी व्यापार से तुर्कों को और अपने यूरोपीय प्रतियोगियों को बाहर करना, खासकर वेनिस वालों को। दूसरा, अफ्रीका और एशिया के हब्सियों को ईसाइयत के दायरे में लाकर तुर्कों और अरबों की बढ़ती ताकत का सामना करना। इन दोनों उद्देश्यों के लिए प्रयास बराबर जारी रहे।
वास्तव में वे एक दूसरे को औचित्य प्रदान करते और बल पहुंचाते थे। 1453 में पोप ने इसे एक बुल यानी धर्मादेश जारी करके अपना समर्थन दिया, जिसमें उसने पुर्तगाल को अफ्रीका में स्थित केप नोर से भारत तक खोजी गई तमाम भूमियों को हमेशा के लिए इस शर्त पर दे दिया कि इन देशों की जनता को ईसाइयत के दायरे में लाया जाएगा। 1488 में बार्थोलोम्यू दियाज ने केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाया तथा यूरोप और भारत के बीच सीधे व्यापार संबंध का आधार डाल दिया। ऐसी लंबी समुद्री यात्रा अनेक उल्लेखनीय आविष्कारों के कारण संभव हुई, मुख्यतः कंपास और एस्ट्रोलैब के कारण, जिसका प्रयोग यात्रा के दौरान आकाशीय पिंडों की ऊंचाई जानने के लिए किया जाता था। इनमें से कोई भी यूरोपीय आविष्कार न था। नाविकों का कंपास दिशासूचक यंत्र चीनियों को अनेक सदी पहले से ज्ञात था, पर इसका अधिक उपयोग नहीं किया गया था। लेकिन अरब, भारतीय और दूसरे लोग एस्ट्रोलैब का व्यापक प्रयोग कर रहे थे। यह एक यूनानी आविष्कार था, पर अरबों ने इसमें भारी सुधार किया था। यूरोपीय जहाज उन दिनों एशियाई समुद्रों में चल रहे जहाज़ों जैसी चीनी जंक से श्रेष्ठ नहीं थे। यूरोप वालों का साहस और उद्यम की भावना निश्चित ही नई बात थी। इस भावना को 13वीं सदी से ही व्यापार और वाणिज्य के पुनरुत्थान और उद्यम से जोड़ा गया है, जिसके कारण यूरोपीय राज्यों के बीच तीखी शत्रुता पैदा हुई थी। उतनी ही महत्वपूर्ण वह नई बौद्धिक उथल पुथल थी जिसे पुनर्जागरण कहते हैं। पुनर्जागरण धर्म ग्रंथों या चर्च को बुद्धिमत्ता का आधार बनाने के बजाय स्वतंत्र अन्वेषण की भावना का सूचक था। इन विकास क्रमों के कारण बारूद, छपाई, दूरबीन आदि अन्य विदेशी, अरब और चीनी आविष्कारों को भी तेजी से आत्मसात किया गया, फैलाया और सुधारा गया। धातु कर्म के विकास के कारण बेहतर किस्म की बंदूकें बनने लगीं। अपने जहाज पर गुजराती चालक, इस संदर्भ में इब्न माजिद का नाम लेना गलत है। इब्न माजिद मशहूर अरब भूगोल शास्त्री था, एक जहाजी नाविक नहीं। ना ही वास्को द डागामा ने उसका नाम लिया था। अपने जहाज पर गुजराती चालक साथ लेकर वास्को द गामा 1498 में कालीकट पहुंचा। वहां बसे अरब सौदागरों के शक्तिशाली समूह ने उसका विरोध किया, पर जमूरिन ने, जो एक हिंदू राजा था, पुर्तगालियों का स्वागत किया तथा उन्हें काली मिर्च, जड़ी बूटियों आदि अपने साथ ले जाने की अनुमति दे दी। पुर्तगाल में गामा की लाई वस्तुओं की कीमत पूरे अभियान की लागत की 60 गुनी आंकी गई। इसके बावजूद भारत और यूरोप के बीच सीधा व्यापार धीमे ही बढ़ा। इसका कारण पुर्तगाल सरकार का एकाधिकार था। आरंभ से ही पुर्तगाली शासक पूर्वी व्यापार से न सिर्फ यूरोप और एशिया के प्रतियोगी राष्ट्रों को बल्कि निजी पुर्तगाली व्यापारियों को भी बाहर रखकर उसे शाही एकाधिकार बनाने के लिए कमर कस चुके थे। पुर्तगालियों की बढ़ती शक्ति से चौकन्ना होकर मिस्र के सुल्तान ने एक बेड़ा तैयार किया और उसे भारत की ओर भेजा। उससे गुजरात के शासक के भेजे जहाज़ों का एक समूह आ मिला। आरंभ में इसे जीत मिली और पुर्तगाली सूबेदार दोन अलमाइदा का बेटा मारा गया, पर इसके बाद 1509 में पुर्तगालियों ने इस संयुक्त बेड़े को मात दे दी। फिर तो पुर्तगाली नौसेना हिंद महासागर में सबसे बड़ी शक्ति बन गई और उसके कारण पुर्तगालियों ने अपनी गतिविधियों को फारस की खाड़ी और लाल सागर तक फैला लिया। कुछ ही समय बाद अल्बुकर्क को पूर्व में पुर्तगाल अधिकृत क्षेत्रों का गवर्नर बनाया गया। उसने एशिया और अफ्रीका के विभिन्न रणनीतिक स्थानों पर किले बनाकर पूरे पूर्वी व्यापार पर हावी होने की नीति की पैरवी की और उसे अपनाया। इसके साथ एक मजबूत नौसेना भी तैयार की जाती थी। अपने विचारों के समर्थन में वह लिखता है कि अकेले नौसेना द्वारा स्थापित कोई राज्य ठहर नहीं सकता। उसका तर्क था कि किलों के न होने पर ना तो वे शासकगण आपके साथ व्यापार करेंगे, ना आपके साथ मित्रतापूर्ण संबंध रखेंगे। 1510 ईस्वी में बीजापुर से गोवा को छीनकर अल्बुकर्क ने अपनी नई नीति का आरंभ किया। गोवा द्वीप एक उत्तम प्राकृतिक बंदरगाह और किला था।
उसकी स्थिति राजनीतिक थी और वहाँ से पुर्तगाली मालाबार के व्यापार को नियंत्रित कर सकते थे या दक्कनी शासकों पर नज़र रख सकते थे। वह गुजरात के बंदरगाहों से इतना निकट तो था ही कि पुर्तगाली वहाँ अपनी मौजूदगी का एहसास करा सके। इस तरह गोवा पूरब में पुर्तगालियों के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यकलाप के प्रमुख केंद्र के रूप में उपयुक्त था। पुर्तगालियों ने गोवा के सामने मुख्य भूभाग पर भी अपना अधिकार जमाया। बीजापुर के दंदा रजौरी और दाभोल बंदरगाहों की नाकाबंदी करके उनको तबाह किया और इस तरह बीजापुर के समुद्री व्यापार को ठप्प कर दिया। गोवा को आधार बनाकर पुर्तगालियों ने कोलंबो यानी श्रीलंका, आचिन यानी सुमात्रा और मलक्का बंदरगाह पर किले बनाए तथा अपनी स्थिति और मजबूत की। मलक्का तो मलाया प्रायद्वीप की तंग समुद्री पट्टी में आने जाने पर नियंत्रण रखता था। पुर्तगालियों ने लाल सागर के मुहाने पर सोकोतरा द्वीप में एक अड्डा भी बनाया, किंतु वे अदन पर कब्जा करने में नाकाम रहे और लाल सागर उनके नियंत्रण से बाहर रहा। पर उन्होंने फारस की खाड़ी में प्रवेश को नियंत्रित करने वाले हॉर्मुज़ के शासक को मजबूर करके वहां एक किला बनाने की अनुमति ले ली। पर पुर्तगालियों की सफलता वास्तविकता से अधिक दिखावी थी। आरंभ से ही उनको आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार की अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। बाहरी चुनौती तो तुर्कों की थी, जिनसे कभी कभी अरब और कुछ भारतीय शक्तियाँ भी हाथ मिला लेती थीं। सीरिया, मिस्र और अरब को जीतने के बाद तुर्कों ने पूर्वी यूरोप को जीतना आरंभ कर दिया था और 1529 में केंद्रीय यूरोप की राजधानी और उसकी सुरक्षा के द्वार वियना के लिए खतरा बन चुके थे। लाल सागर और फारस की खाड़ी के तट पर तुर्क शक्ति के उदय से अनुमान होता है कि हिंद महासागर के पश्चिम भाग पर वर्चस्व के लिए तुर्कों और पुर्तगालियों के बीच एक टकराव होगा। 1541 के एक खत में उस्मानी वज़ीर आज़म लुत्फ़ी पाशा ने तुर्क सुल्तान सुलेमान को लिखा था, पिछले सुल्तानों के काल में ज़मीन पर हुकूमत करने वाले बहुत थे पर समुद्र पर हुकूमत करने वाले थोड़े थे। समुद्री युद्ध के संचालन में काफिर हमसे आगे हैं, हमें उनको पीछे छोड़ना है। गुजरात के व्यापार और तटीय क्षेत्रों पर बढ़ते हुए पुर्तगाली खतरे को देखकर गुजरात के सुल्तान ने उस्मानी खलीफा के पास एक प्रतिनिधि मंडल भेजकर उसकी जीतों पर उसे बधाइयाँ दी और उसकी सहायता मांगी। बदले में उस्मानी खलीफा ने उन काफिरों अर्थात पुर्तगालियों से टकराने की इच्छा व्यक्त की जिन्होंने अरब के तटों में अशांति मचा रखी थी। इसके बाद से दोनों देशों के बीच प्रतिनिधि मंडलों और पत्रों का आना जाना लगातार चलता रहा। तुर्कों ने लाल सागर से पुर्तगालियों को बाहर फेंक दिया और 1529 में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह की मदद के लिए सुलेमान रईस की कमान में एक बड़ा बेड़ा भेजा। बहादुर शाह ने उनका खूब स्वागत किया और 2 तुर्क अधिकारियों को भारतीय नाम देकर उन्हें क्रमशः सूरत और दीव का सूबेदार बना दिया। इन दोनों में रूमी खान ने आगे चलकर उस्ताद तोपची के रूप में बहुत नाम कमाया। 1531 में स्थानीय अधिकारियों से 60 गांठ करके पुर्तगालियों ने दमन और दीव पर हमला किया, पर उस्मानी कमांडर रूमी खान ने हमले को नाकाम बना दिया। लेकिन समुद्र तट पर और नीचे की ओर चौल में पुर्तगालियों ने एक किला बना ही लिया। गुजरात तुर्क गठजोड़ के मजबूत होने से पहले गुजरात के लिए एक और बड़ा खतरा मुगलों की ओर से पैदा हो गया। हुमायूं ने गुजरात पर हमला किया। बहादुर शाह ने बेसीन द्वीप पुर्तगालियों को दे दिया। मुगलों के खिलाफ एक प्रतिरक्षात्मक आक्रमण गठबंधन भी बना और पुर्तगालियों को दीव में किला बनाने की इजाज़त दे दी गई। इस तरह पुर्तगाली गुजरात में अपने पांव जमाने में सफल रहे। जल्द ही बहादुर शाह को पुर्तगालियों को दी गई रियायत पर पछताना पड़ा। गुजरात से मुगलों के निकाले जाने के बाद उसने उस्मानी सुल्तान से फिर सहायता की गुहार की और दीव में पुर्तगाली अतिक्रमण को रोकने का प्रयास किया। जब बहादुर शाह और पुर्तगालियों के बीच समझौते के लिए वार्ता चल रही थी, उस समय बहादुर शाह दीव के किले के गवर्नर के एक जहाज़ पर था। वार्ता के दौरान बहादुर शाह को विश्वासघात का शक हुआ। उसके बाद हुई झड़प में पुर्तगाली गवर्नर मारा गया और तैरकर बच निकलने के प्रयास में बहादुर शाह डूब मरा। यह घटना 1536 की है। हालांकि उस्मानी सुल्तान इस्लाम के समर्थक थे और
इसलिए पुर्तगालियों का विरोधी होने का दावा करते थे, पर उन्होंने फ़ारस की खाड़ी में या उससे आगे पुर्तगालियों की स्थिति का गंभीर विरोध नहीं किया। यह सब बावजूद इसके कि तुर्क मोटे तौर पर तोपखानों के विकास के साथ साथ और कुछ कम सीमा तक पश्चिमी नौसेना विज्ञान के विकास के साथ साथ चल रहे थे। क्योंकि तुर्क मोटे तौर पर तोपखाने के विकास के साथ साथ और कुछ कम सीमा तक पश्चिम के नौसेना विज्ञान के विकास के साथ साथ चल रहे थे। तुर्क नौसेना पूर्वी भूमध्य सागर पर हावी थी और जिब्राल्टर से परे भी धावे बोल रही थी। भारतीय समुद्रों में पुर्तगालियों के खिलाफ तुर्कों ने अपनी नौसैनिक शक्ति का सबसे बड़ा प्रदर्शन 1536 ईस्वी में किया। उनके बेड़े में 45 बड़ी नावें थीं, जिन पर 20,000 व्यक्ति थे। इनमें 7,000 थल सैनिक अर्थात जानीसारी भी थे। सिकंदरिया स्थित वेनिस की गैली नावों के अनेक जहाज़ियों की सेवाएं ली गईं। इस बेड़े का कमांडर 82 साल का सुलेमान पाशा था, जो सुल्तान का सबसे अधिक भरोसे का व्यक्ति था और उसे काहिरा का सूबेदार नियुक्त किया गया था। इसी बेड़े ने 1538 में आकर दीव को घेर लिया। दुर्भाग्य से तुर्क एडमिरल ने दंभ भरा व्यवहार किया, जिसके कारण गुजरात के सुल्तान ने अपना समर्थन वापस ले लिया। 2 माह की घेराबंदी के बाद तुर्क बेड़ा यह खबर पाकर पीछे हट गया कि दीव को घेरे से निकालने के लिए एक विशाल पुर्तगाली बेड़ा आ रहा है। पुर्तगालियों के लिए आगे भी 2 दशकों तक तुर्कों का खतरा बना रहा। 1551 में पेरी रईस ने मस्कट और हॉर्मुज़ के पुर्तगाली किलों पर हमला किया। उसकी सहायता कालीकट का ज़मोरिन कर रहा था। इस बीच दमन के शासक के दमन छीन कर पुर्तगालियों ने अपनी स्थिति मजबूत बना ली। मजबूत कर ली। आखिर उस्मानी अभियान 1554 में अली रईस के नेतृत्व में भेजा गया। इन अभियानों की असफलता के कारण अंततः तुर्कों का रवैया बदल गया। 1566 में पुर्तगालियों और उस्मानियों ने अरब सागर में न टकराकर मसालों और पूर्वी व्यापार में हिस्सेदारी का समझौता किया। उस्मानी फिर एक बार यूरोप पर ध्यान देने लगे। इसी कारण पुर्तगालियों के खिलाफ उभरती हुई मुगल शक्ति से उनके गठबंधन की संभावना ही नहीं रही। भारतीय व्यापार और समाज और राजनीति पर पुर्तगाली प्रभाव। आरंभ से ही पुर्तगाली हिंद महासागर के विशाल क्षेत्र की पर्याप्त निगरानी नहीं कर सके और न ही वहां व्यापार और व्यापारियों को नियंत्रित कर सके। उन्होंने केवल यह करने का प्रयास किया कि कुछ वस्तुओं पर अपना एकाधिकार बना सकें और कुछ पर ही कर वसूल सकें, टैक्स ले सकें। इस प्रकार काली मिर्च, हथियारों, गोला बारूद और जंगी घोड़ों के व्यापार पर शाही एकाधिकार घोषित कर दिया गया। इन वस्तुओं का व्यापार करने की इजाज़त किसी भी राष्ट्र को नहीं थी, गैर सरकारी पुर्तगाली व्यापारियों को भी नहीं। दूसरी वस्तुओं के व्यापार में लगे जहाज़ों को पुर्तगाली अधिकारियों से परमिट लेना पड़ता था। पुर्तगालियों ने पूर्व या अफ्रीका की ओर जाने वाले तमाम जहाज़ों को मजबूर करने की कोशिश की कि वे गोवा होकर जाए और वहां सीमा शुल्क अदा करें। इन नियमों को लागू करने के लिए पुर्तगालियों ने मनमाना ढंग से अपने को यह अधिकार दे डाला कि वे ऐसे जहाज़ों की तलाशी ले सकते हैं जिनके प्रतिबंधित व्यापार में लगे होने का उन्हें संदेह हो। तलाशी देने से मना करने वाले जहाज़ों को लूट का माल समझकर उसे डुबोया या पकड़ा जा सकता था और उस पर मौजूद स्त्री पुरुषों को गुलाम बनाया जा सकता था। इसके कारण बहुत से टकराव हुए। पुर्तगालियों को जल्द ही पता चल गया कि एशियाई समुद्रों में मुक्त व्यापार की प्रथा और परंपरा से एकदम उल्टे तौर तरीके अपनाने से उनको समुद्र में जितना लाभ मिल रहा था, स्तर पर उससे अधिक की हानि हो रही थी। यह सच है कि अनेक अरब और भारतीय जहाज़ तोपें लेकर चलने लगे, पर यह अधिकतर उन समुद्री लुटेरों से सुरक्षा के लिए थे जो मालाबार और अरब के तट पर छाए हुए थे। एशियाई व्यापार तंत्रों के सुस्थापित प्रतिमानों को पुर्तगाली शायद ही बदल सके। कुछ सबसे अधिक लाभदायक एशियाई व्यापार पर गुजराती और अरब व्यापारियों का वर्चस्व बना रहा।
जैसे भारतीय कपड़ों और साथ में चावल और शक्कर के व्यापार पर, जिनके बदले वे दक्षिण पूर्व से मसाले, पश्चिम एशिया से सोना और घोड़े तथा चीन से रेशम और चीनी मिट्टी तथा चीनी बर्तन लाते थे। आरंभ में कुछ दशकों को छोड़ दे तो पुर्तगाली यूरोप जाने वाली काली मिर्च और मसालों के व्यापार पर भी एकाधिकार नहीं कर सके। 16वीं सदी के अंत तक स्थल मार्ग तथा लाल सागर दोनों के रास्ते लिवेंट और मिस्र के बाजारों में काली मिर्च की आपूर्ति पहले जितनी ही बनी रही। कारण यह भी था कि के महान मुगल और सफकी एशिया के महान मुगल और सफवी साम्राज्य स्थलीय व्यापार को प्रोत्साहन और सुरक्षा देते रहे, और यह भी कि गुजराती सुमात्रा में स्थित आचिन से लेकर लक्षद्वीप और लाल सागर के रास्ते मिस्र तक एक नया आपूर्ति मार्ग बनाने में सफल रहे, जहां पुर्तगाली नौसेना कार्यरत नहीं हो पा रही थी। ना ही पुर्तगाली गोवा को एशियाई व्यापार के ऐसे प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित कर सके जो गुजरात के खंबायत को और आगे चलकर सूरत को पीछे छोड़ जाए, लेकिन उन्होंने मालाबार के व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव अवश्य डाला और बंगाल के समुद्री व्यापार पर भी, जिस पर वे चटगांव से धावे बोलते थे। पुर्तगालियों ने भारत का जापान के साथ व्यापार अवश्य आरंभ किया, जहां से तांबा और चांदी प्राप्त होते थे। उन्होंने फिलीपीन से भारत का व्यापार भी शुरू किया। फिलीपीन से पुर्तगाली भारत कपड़े लेकर दक्षिण अमेरिका जाते थे और वहां से बदले में चांदी लाते थे। इस प्रकार उन्होंने दिखा दिया कि भारत जैसे सुविकसित देश में व्यापार को बाधित करने के लिए तथा नए व्यापार मार्ग खोलने के लिए भी नौसेना का प्रयोग कैसे किया जा सकता था। पुनर्जागरण काल के बाद यूरोप में विकसित विज्ञान और प्रौद्योगिकी को भारत लाने के लिए पुर्तगाली एक माध्यम का काम भी नहीं कर सके। अंशतः इसका कारण यह था कि स्वयं पुर्तगालियों पर पुनर्जागरण का उतना प्रभाव नहीं पड़ा था जितना इटली और उत्तरी यूरोप पर पड़ा था। बाद में जेसुइटों के नेतृत्व में कैथोलिक धार्मिक प्रतिक्रिया को आगे बढ़ाने के बाद पुर्तगालियों ने तो पुनर्जागरण की ओर से मुंह मोड़ लिया, लेकिन उन्होंने मध्य अमेरिका से अनेक खेतीहर पैदावारों को भारत तक स्थानांतरित अवश्य किया, जैसे आलू, तंबाकू, मकई, मटर आदि। ये फसलें धीरे धीरे ही फैली। पुर्तगाली प्रभाव के कारण भारत में यूरोपीय तर्ज के जहाज निर्माण, सुधरी किस्म की तोपें और चश्मे जैसी वस्तुओं का प्रयोग शुरू हुआ, पर पुस्तकों की छपाई, दीवार घड़ी और पश्चिमी आविष्कारों का प्रसार नहीं हुआ। 1565 में बन्नी हट्टी में विजयनगर की पराजय ने दक्कनी राज्यों को इसके लिए हौसला दिया कि वे दक्कन के समुद्री तट से पुर्तगालियों को भगाने के लिए मिलकर प्रयास करें। दक्षिण में जब तक बीजापुर के सामने विजयनगर का खतरा मौजूद रहा, तब तक पुर्तगालियों के साथ उन्हें शांति की आवश्यकता थी, क्योंकि घोड़े के व्यापार पर पुर्तगालियों का नियंत्रण था और उनसे शत्रुता का मतलब था कि इस व्यापार की दिशा विजयनगर के अनुकूल हो जाती। 1570 में बीजापुर के सुल्तान अली आदिल शाह ने अहमदनगर के सुल्तान से एक समझौता किया। कालीकट के जमोरिन को भी इस गठजोड़ में खींच लिया गया। इन सहयोगियों ने अपने अपने इलाकों में पुर्तगाली ठिकानों पर हमले करने का फैसला किया। गोवा पर हमले का नेतृत्व स्वयं आदिल शाह ने किया, जबकि निज़ाम शाह ने चौल पर कब्जा कर लिया, लेकिन नौसेना की पुष्तपनाही पाने वाली पुर्तगाली प्रतिरक्षा एक बार फिर कुछ अधिक शक्तिशाली निकली। इस तरह पुर्तगाली भारतीय समुद्र और दक्कनी समुद्र तट के मालिक बने रहे।